हेलो दोस्तों, पढ़ाई की इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, क्या ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 30 धाकड़ सवालों के जवाब बिल्कुल धाकड़ अंदाज में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो सवाल है उसका जवाब। सवाल क्या है दोस्तों? ये जो है पढ़ाई की दुनिया, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके सक्सेस एरिया, और वहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आएगा। उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, बढ़िया से सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? जी हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वह मृदा को क्या कर देती है? पूरा पूरा नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए क्या है। आलू है, गन्ना है, सूरजमुखी है और मटर है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो दलहनी पौधे रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी जो जड़ें होती है उसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम जीवाणु। दोस्तों, यह जो राइजोबियम जीवाणु है दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, और ये जो है इसी से जो पौधा है उसको नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। इसीलिए जो ये पौधे होते हैं दलहनी पौधे, वह क्या करते हैं? फसल वाली मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं, जिस पर यह लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल पूछा जा सकता है, जिसका सही जवाब आप लोगों को क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मटर हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछ सकता है आप लोगों के लिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा है 78%, 78% वायुमंडल में। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, इसमें भी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 78% जो है वह नाइट्रोजन ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है? रंग की पहचान आंख के किस भाग द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, रंग का पहचान हम लोग रॉड्स के द्वारा करते हैं, कोन्स के द्वारा करते हैं, आइरिस के द्वारा करते हैं, या फिर कार्निया के द्वारा करते हैं। दोस्तों देखिए, आंख का जो हम लोग का रेटिना होता है उसमें 2 तरह की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सा कोशिका होता है दोस्तों? तो पहला होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब दोनों का काम क्या क्या है? तो दोस्तों, जो रॉड कोशिका होती है, जिसको क्षण कोशिका बोलते हैं, उसमें धीमे प्रकाश के प्रति संवेदन होती है। वह क्या करती है? प्रकाश जो आती है हमारे आंखों में, उसको प्रवेश करने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि वह किस प्रकार से हमारी आंखों में जो प्रकाश है उसको प्रवेश करवाएगी। तो वो रॉड्स के द्वारा होता है, रॉड्स कोशिकाओं के द्वारा। लेकिन हमें जो रंगों का आभास कराती है, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो रंगों का आभास जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो रेटिना का जो दूसरा भाग होता है जिसको हम लोग कोन्स कहते हैं, कोन्स कोशिका के द्वारा, तो इसी के द्वारा जो है रंगों का आभास किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारी आंख जो है उसमें संवेदी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, संवेदी कोशिका जो होती है उसका संख्या यहाँ पे 13 करोड़ होता है। कितना होता है दोस्तों? 13 करोड़ होता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी आंखों का जो रंग है, देखिए यहाँ पे रंग का पहचान नहीं करना है, मतलब हमारी जो आंखें होती है उसका रंग कैसे, किसी का रेड दिखता है, किसी का ब्राउन हो जाता है, किसी का ब्लू हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है दोस्तों? वह आइरिस के कारण होता है।
हमारी आँख का जो रंग है वह किसके कारण बदलता है दोस्तों? आइरिस के कारण। आइरिस में एक द्रव पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है पिगमेंट। क्या नाम है दोस्तों? पिगमेंट नाम है। और पिगमेंट के कारण ही जो आँख है उसका रंग बदल जाता है दोस्तों। चलिए, अभी हम लोग एक ही सवाल में 3-4 सारे क्वेश्चनों को देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि हमारा आँख जो है, हमारा आँख वह कितने मेगापिक्सल का होता है? तो दोस्तों हमारा जो मनुष्य का आँख है वह 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल का होता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही जवाब बी बोले थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, कैसा है? तो बौद्धों का मंदिर है, बौद्ध व जैनों का मंदिर है, हिंदुओं और जैनों के मंदिर है, या फिर हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के मंदिर हैं। दोस्तों जो एलोरा में गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर है जो शैल से बना हुआ है, वह तीनों धर्म के लिए विख्यात है। किसके लिए है? तीनों धर्म के लिए। दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे और इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो एलोरा की गुफा है वह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है उससे 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर हम लोगों को जाना पड़ता है। महाराष्ट्र पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का औरंगाबाद जो है वहाँ से 25 किलोमीटर पीछे हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को एलोरा की गुफा मिलेगी। दोस्तों यह जो शैलकृत गुफा है, जो चट्टानों से बना हुआ है गुफा, जो शैलों से बना हुआ है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों ये जो एलोरा की गुफा है इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितना है? 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में से क्या है? तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जितने सारे कलाकृति हैं उसका निर्माण किया गया है। और गुफा संख्या देखिए, ये जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं उसमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध का। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पे कितना है। टोटल क्या कितना बोले कि 34 गुफा है एलोरा में, 34 जो है उसका है। अब 34 में से 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर जो 12 तक है उसमें किसका है? तो दोस्तों बौद्धों का है। बौद्ध का वहाँ पे बौद्ध से संबंधित कलाकृति है। उसके बाद 13 से लेकर 29 तक, दोस्तों 13 से लेकर 29 तक जो है वह हिंदुओं का है। 13 से गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक जो है वह किसका कलाकृति है? तो वहाँ पे दोस्तों हिंदुओं की कलाकृति है। हिंदू, बौद्ध का 1 से लेकर 12 तक, हिंदू का 13 से लेकर 29 तक, और 30 से लेकर 34 तक, 30 नंबर से लेकर 34 नंबर तक इस यहाँ पे किसकी है? तो दोस्तों इसमें जैन धर्म वालों की है। 30 से लेकर 34 तक किसके लिए है? तो जो जैन धर्म के हैं उसके लिए। तो याद रखिएगा कि कुल गुफाओं की संख्या एलोरा में कितनी है? तो 34 है। 34 है और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और 34 में से गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक किसका है? तो बौद्ध धर्म के लिए है। 13 नंबर से लेकर 29 नंबर तक हिंदू धर्म के लिए है। और 30 नंबर से लेकर 34 नंबर तक जो है वह किसके लिए है दोस्तों? तो जैन धर्म वालों के लिए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन, बीटाशून, एड्रिनल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो डायबिटीज होता है जिसको हम लोग चिनिया बीमारी कहते हैं, तो यह एक इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो शर्करा निकलती है, जो शक्कर का मात्रा होता है, चीनी की मात्रा होती है, उसको नियमन करने के लिए हमारे शरीर से एक हार्मोन का स्राव होता है जो कहाँ से? अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय की जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती है उसी से निकलता है। और यह जो है दोस्तों कहाँ से? तो इससे इंसुलिन नामक जो है हार्मोन है उसका स्राव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। कहाँ से निकलता है दोस्तों? अग्नाशय से। याद रखिएगा, अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और अग्नाशय का किस भाग से? तो लैंगरहैंस दीपिकाएं से होती है। चलिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि मधुमेह जो रोग होता है वह यहाँ पे पूछा जाएगा
कि किसकी कमी के कारण हो सकता है, तो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का अगर स्राव नहीं हो तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर शरीर में अगर शर्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हो सकता है। देखिए दोस्तों, यह जो है क्या होता है, प्रायः 40 वर्ष के आयु के बाद वाले जो होते हैं अत्यधिक मोटे व्यक्ति, उसमें पाया जाता है। और मधुमेह रोगियों में मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुमूत्रलता कहते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या चीज है, बहुमूत्रलता। चलिए, मधुमेह भी इसको बोला जाता है, मधुमेह भी बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, इसका अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन, और इसके कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा शिक्षा अभियान पूरे विश्व में सबसे अधिक सफल कहा जा सकता है, जनशाला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा जनशाला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सी नंबर। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को पूरे विश्व में सर्वाधिक सफल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो अभियान है शुरू तो ग्राम स्तरीय से लेकर शहर स्तरीय तक जो उपलब्धि इसका है वह हासिल कर चुकी है, इसीलिए बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है हमारा इसमें ये भी पूछ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब भारतीय संविधान की जो संविधान है उसमें किस संशोधन द्वारा यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर अनिवार्य शिक्षा देने की योजना बनाई जानी चाहिए। तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान यही बताता है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं इनको क्या करना है, तो इसके तहत उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना है, मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है, यही बताता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। यह ग्राम स्तर से लेकर पूरे शहर स्तर तक, शहरी स्तरों तक ये जो है फैला हुआ है। और इसमें क्या है, तो इसमें एक और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार वह कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे होंगे उन्हें क्या चीज दिया जाएगा, तो मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य, एकदम अनिवार्य रूप से आपको शिक्षा ग्रहण करना ही होगा, दिलाना ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। सहायक संधि, देखिए यहाँ पे सहायक संधि, इसका मतलब हम लोग समझेंगे सहायक संधि का उपयोग कब हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या त्रंगकोर का राजा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो हैदराबाद का निजाम। अब हैदराबाद का निजाम, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि ये जो है, देखिए दोस्तों क्या बोला जाता है कि इसका मतलब क्या होता है सहायक संधि का मतलब। तो दोस्तों सहायक संधि का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो क्या एक संधि होती है, ठीक ना, एक समझौता होता है जिसके तहत क्या बोला जाता है, तो भारतीय राज्यों को बोला गया था कि आप जो है अंग्रेज का जो राजनीतिक व्यवस्था होगा, अंग्रेजों का जो शासन होगा उसको मानेंगे, उसको क्या करेंगे, मानेंगे। और ये जो था सहायक संधि वह सर्वप्रथम कौन लेकर आया था, तो इसका उपयोग सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और ये जो है उसके बाद फिर धीरे धीरे सबसे पहले ये बताया गया कि हमारी जो सेना है वह भारतीयों के साथ मिलकर क्या करेगी, काम करेगी। और संभवतः एक यूरोपियन व्यक्ति थी जिसका नाम डुप्ले था, क्या था, डुप्ले था, वही जो है अपनी सेना को किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। और वे बोले थे एक संधि के तहत, मतलब संधि होता है, संधि का मतलब जोड़ना होता है, उसमें क्या चीज कर दिया गया, भारत के जो राजा थे उसके पास सेना की कमी हो रही थी तो अंग्रेज अपनी सेना को क्या कर देते थे, प्रदान कर देते थे। और ये जो है इसी को हम लोग सहायक संधि बोलते हैं। तो सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था उसका नाम था दोस्तों हैदराबाद का निजाम।
कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। और ये जो हैदराबाद का निज़ाम है दोस्तों, वो आपको बता दूं कि 1798 तथा 1900, 1798 और 1900 इसके बीच में ये जो है इसको अपनाया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो हैं राजा, वो भी इसका सहयोग किए और उन लोग भी सहायक संधि को स्वीकार करने लगे। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद का निज़ाम। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या फिर डेनिश? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डच लोगों ने। किन्होंने किया? डच लोगों ने किया। दोस्तों भारत के साथ जो व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो आरंभ की गई थी वह डचों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डचों के द्वारा। और ये जो है 17वीं शताब्दी तक अगर हम लोग देखें तो प्रारंभ तक जो है हॉलैंड वह एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सका था, जिससे केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो गई थी, ठीक ना। इसलिए जो कंपनी थी उन्होंने क्या चीज किया, यह फैसला किया कि हम लोग जो है लघु कंपनियों की रचना जो है वह कैसे करेंगे। तो भारत के साथ व्यापार के लिए हम लोग क्या करेंगे? संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना करेंगे। और वही जो है इस कंपनी की स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसका सही जवाब डच था ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि बादल किसके कारण तैरते रहता है? बादल किसके कारण तैरते रहता है? बादल के तैरने का कारण क्या है? तो संवेग, आयतन, दाब या फिर घनत्व? दोस्तों ये जो जवाब है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी क्यों होगा? कि हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो है वह क्या करता है, उसको जब ज़्यादा गर्मी मिलती है, गर्म पाता है, तो वह जलवाष्प का घनत्व घट जाता है ना। और घनत्व घटने से वह क्या होने लगता है? धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है और वायुमंडल के सबसे ऊपरी भागों में चला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, तो इसका ताप कम हो जाता है। अब धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडा होगा कि नहीं होगा? तो दाब भी कम हो जाता है और ताप भी कम हो जाता है, जिसके बाद यह जलवाष्प जो है धीरे धीरे बदल करके छोटी छोटी बूंदों के रूप ले लेती है, पानी बन जाती है ना। और यही बूंदे जो है आसमान में तैरती रहती है, जिसको हम लोग क्लाउड कहते हैं, बादल कहते हैं ना। अतः बादलों का घनत्व कम होने के कारण बादल तैरता है। अगर घनत्व इसका कम नहीं रहेगा तो ऊपर तैरेगा ही नहीं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि जलवाष्प जो बनता है उसमें जलवाष्प का घनत्व क्या हो जाता है? तो जलवाष्प का घनत्व घट जाता है, उसमें भी क्या होता है? घट जाता है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन था बादल किसके कारण तैरते रहता है? तो घनत्व के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य का झारखंड कौन सा राज्य है? दोस्तों भारतीय गणराज्य का जो झारखंड है वह कौन सा राज्य है? तो झारखंड आप लोगों को पता होगा कि 28वां राज्य है। कैवा राज्य है दोस्तों? 28वां राज्य है। हमारा जो देश है उसमें अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3, हाँ आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि नए राज्य बनाने की अनुमति जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद किसमें? 3 में यह बताया गया है कि संसद जो है वह नए राज्य का निर्माण की शक्ति जो है प्रदान कर सकती है। संसद के पास नए राज्य के निर्माण के लिए उन्हें शक्ति विशेष प्रकार की दी गई है। चलिए, तो ये जो झारखंड है उसकी स्थापना जो है वह कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह जो है क्या हुआ था? तो बिहार के जो उत्तरी भाग थे, ठीक ना, बिहार के जो दक्षिणी जिले थे, दक्षिणी जिलों के को कटने से जो झारखंड था उसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड का जो स्थापना है वह कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और किससे, किस जिले के टूटने से बना था? तो बिहार के टूटने से बना था दोस्तों, बिहार को याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है कि डाक मतदान किसे कहा जाता है? प्रतीक्षा मतदान, प्रॉक्सी मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान या फिर गुप्त मतदान को कहा जाता है? तो दोस्तों एक प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉक्सी, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? प्रॉक्सी। अब देखिए प्रॉक्सी जो है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग जानते हैं कि अनुपस्थित मतदाता, ठीक ना, वे मतदाता होते हैं। अनुपस्थित किसको कहा जाता है? कि जिसको सरकार जो है कहीं ड्यूटी पे लगाई है, ठीक ना, कहीं उसको ड्यूटी मिल गया है, या फिर कोई दिव्यांग है,
जिसके कारण वो जो है वोट देने वहाँ पे नहीं जा सकता है, ठीक ना। और इसमें क्या आता है, तो 80 वर्ष से अधिक जो अधिक के वरिष्ठ नागरिक होते हैं इसके तहत इसको दिलाया जाता है। जो सेवा में कार्यरत होते हैं या फिर वो जो है सेवा से निवृत्त होते हैं, ठीक ना, और नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से उन्हें क्या किया जाता है, डाक मतदान की सुविधा से उन्हें पोस्टल बैलेट जो है वह प्रदान किया जाता है और फिर उसमें वो क्या करते हैं, अपना मतदान दे करके पोस्ट करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रॉक्सी मतदान, मतलब मतदान की एक दूसरा तरीका प्रॉक्सी, जिसमें क्या किया जाएगा, डाक के द्वारा उन्हें बैलेट पेपर प्रदान किया जाएगा, पोस्टल बैलेट, और उसी से वह क्या करेंगे, वोट देकर के फिर से उसको पोस्ट करेंगे। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है कि किस जीव के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किस जीव के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, जीव द्रव्य में ही उसका हीमोग्लोबिन मिल जाता है, मेढक, मत्स्य, केचुआ या फिर मानव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा केचुआ। केचुआ, केचुआ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अर्थवर्म बोला जाता है। दोस्तों यह जो है किस संघ में आता है, तो एनेलिडा, किस में आता है, एनेलिडा संघ में आता है। ये भी पूछ सकता है कि केचुआ जो है वह एनेलिडा संघ में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि केचुआ जो है अपने किस अंग से श्वसन ग्रहण करता है, किस अंग से सांस लेता है। तो दोस्तों केचुआ का जो श्वसन अंग है उसका नाम है त्वचा। क्या नाम है, त्वचा नाम है। चलिए इसमें क्या चीज होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वह प्लाज्मा में घुला होता है और जिसके कारण वह किस में मिल जाता है दोस्तों, तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसका उसी में मिल जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है, कौन सा प्राणी जो है वह क्या करता है, अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है, मोलाक, जेब्रा, यूरोमेस्टिक्स या फिर ऊंट। तो दोस्तों आप लोग ऊंट के ऊपर एक कुबड़ बना देखा होगा ना, वो जो ऊंट होता है वह क्या होता है, लगभग 50 किलो का ऊंट जो कुबड़ बनल रहता है उसको हम लोग कुबड़ बोलते हैं, ऊंट का जो पीठ के ऊपर भाग में रहता है। यह कुबड़ जो है क्या करता है, चर्बी का भंडार करता है, चर्बी जिसको हम लोग बोलते हैं वसा, वसा का भंडारण करता है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मरुस्थल है उसमें जल्दी पानी नहीं मिल पाता है, पानी की कमी हो जाती है, और ये जो है वह क्या करता है, तो पानी की मात्रा को उसी में जब भी पानी पीता है तो क्या करता है, अपने शरीर में जमा करके रखा रहता है और वही वसा जो है इसको जिंदा रखने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए तो यह क्या करता है, वसा का संग्रह करता है, अपनी आंत्र में जल का संग्रह करता है। कौन करता है अपनी आंत में जल का संग्रह, तो ऊंट करता है ना। ऊंट में लगभग यह जो है ऊंट वह 20 लीटर पानी जो है अपने शरीर में जमा करके रख सकता है। चलिए अब इसमें ये मत मान लीजिएगा कि ऊपर जो कुबड़ रहता है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, कुबड़ में पानी नहीं रहता है, कुबड़ में क्या रहता है दोस्तों, वसा रहता है, ठीक ना। कुबड़ में वसा रहता है और इसका जो आंत होता है, ठीक, आंत होता है उसमें पानी भर के रखा रहता है। आंत जो होता है उसमें 20 लीटर करीब पानी भर के रख लेता है। एक बार जब पीता है ना तो पूरा पी लेगा, लगेगा कि वो छोटा सा अगर तालाब रहेगा तो उसको भी सुखा देगा, ठीक ना। मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, कई गैलन पानी जो है वह गटक जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए आयोडीन की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, तो 80 माइक्रोग्राम, 60 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों हमें आयोडीन जो है वह स्वस्थ रहने के लिए लगभग 150 ग्राम माइक्रोग्राम जो है वह लेनी चाहिए। कितनी, तो 150 ग्राम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 150 माइक्रोग्राम मतलब एक सुई का, आप देख रहे हैं ना सुई, तो उसके नोक के बराबर, सुई का जो नोक है वह लगभग 150 माइक्रोग्राम का है। तो इतनी मात्रा जो है हमें स्वस्थ रख सकती है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो उससे भी घाटा है, कम लेंगे आयोडीन की कमी से। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयोडीन जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है, घेंघा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कौन सा विटामिन जो है वह हार्मोन्स कहलाता है, हार्मोन भी कहा जाता है उसको, किस विटामिन को, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों जो विटामिन डी है, विटामिन डी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं, हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको। दोस्तों
ये जो सवाल है उसमें ये भी पूछ सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम आप लोगों को याद रखना होगा, क्या चीज हो जाएगा कि कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, 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 क्या चीज नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। यह कहाँ कहाँ मिलता है विटामिन डी? तो विटामिन डी हमें मक्खन में मिलता है, घी में मिलता है, अंडा में मिलता है, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, इस सब में विटामिन डी पाया जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना। क्या बना कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल नाम है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो सूखा रोग हो जाता है, जिसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। सूखा रोग का दूसरा नाम क्या है? रिकेट्स। यह कहाँ कहाँ से मिलता है हम लोगों को? तो यह जो है मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, ये सब सारी चीज़ों से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछता है कि भारत में चांदी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? चांदी था भारत में, इसका साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिलता है हम लोगों को? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, कि वैदिक संहिताओं से, कि चांदी का आज का सिक्का जो है उसमें मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी उसमें किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युगीन सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा जो था उस समय ज्यादा पाया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं ना। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के धातु में प्राप्त हुए। देखिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग? 4 धातु प्राप्त हुआ। कौन कौन? तांबा, कांसा, सोना और चांदी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इससे जुड़ा हुआ कि हड़प्पा वासी जो थे वह चांदी का आयात कहाँ से करते थे? चांदी कहाँ से लाते थे वो सब? तो दोस्तों चांदी का आयात तो उन लोग ईरान से करते थे। ईरान और एक और देश था जिसका नाम क्या था दोस्तों? अफगानिस्तान। क्या था? अफगानिस्तान। तो ईरान और अफगानिस्तान से वह चांदी का निर्यात करते थे। 3 सवाल देखे हम लोग। कौन कौन सा देखे कि उस समय कितने धातुओं की खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में कितने धातु के साक्ष्य मिलते हैं? 4 धातु के, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। हड़प्पा सभ्यतावासी जो थे वह चांदी का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान और अफगानिस्तान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है कि एटीएम का सबसे पहला प्रयोग करने वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बार्कले बैंक, अमेरिका बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि एटीएम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह बार्कले बैंक के द्वारा किया गया था। बार्कले बैंक के द्वारा किया गया था। ये जो बार्कले बैंक था दोस्तों वह कब किया था? तो सर्वप्रथम एटीएम का प्रयोग 27 जून 1967, 27 जून 1967 को किया था। अंग्रेजी बैंक है, 27 जून 1967 को किया था। बार्कले बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हैरी पॉटर की सहयोगी पात्र का नाम क्या है? हैरी पॉटर आप लोग फिल्म देखे होंगे, जादूगर हैरी पॉटर, हाँ उसी का बात कर रहा है दोस्तों। तो हैरी पॉटर का जो सहयोगी पात्र था उसका नाम क्या था? हाँ तो उसका नाम क्या था? विल्सन था। क्या चीज था? विल्सन। आप लोग मूवी जरूर देखिएगा, मूवी जो है बहुत सुंदर लगता है देखने में ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? सूर्य जो है हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो आकाश गंगा है उसी की सूर्य जो है वह क्या है? मालिक है ना। हमारी आकाश गंगा का सबसे मुख्य जो है वह कौन है? सूर्य है। और आकाश गंगा में 100 अरब से भी अधिक तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 अरब से भी अधिक तारे हैं। और ये जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करने में हमारी जो मंदाकिनी का केंद्र है उसका एक चक्कर लगाने में इसको कितना साल लग जाता है दोस्तों? तो 250 मिलियन वर्ष लगता है। कितना लगता है? 250 मिलियन वर्ष, लगभग 22.5 से, देखिए
इसका सही जवाब कौन होगा? तो दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और कितना लगता है? तो लगभग 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? 250 मिलियन वर्ष का मतलब कि 25 करोड़ वर्ष, लगभग 25 करोड़ वर्ष में यह क्या करती है? तो अपनी परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य किसका परिक्रमा पूरा करेगा? तो मंदाकिनी का परिक्रमा पूरा करता है। उसका जो केंद्र होता है उसकी परिक्रमा करता है। कितने दिनों में करता है? 22 करोड़ वर्ष में करता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल पूछ सकता है कि ये जो 22 करोड़ वर्ष है या फिर 25 करोड़ वर्ष है, इसको क्या बोला जाता है? तो इस अवधि को ना दोस्तों हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है? इसको ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष, याद रखिएगा, ब्रह्मांड वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों तिब्बत का जो पठार है, ठीक ना, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। 4.5 से लगभग अधिक है, 4.5 किलोमीटर से, यानी 5 किलोमीटर इसके औसत ऊंचाई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? तो दोस्तों ये जो तिब्बत का पठार है उसका कुल क्षेत्रफल याद रख यहाँ पे याद कर लीजिएगा आप लोग, 2.5 मिलियन वर्ग, 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर मतलब, ठीक ना, 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? सी के नीचे सी, ठीक ना, क्या है? सी के नीचे सी जो दिख रहा है वह क्या चीज है? तो कंप्यूटर की भाषा है, या फिर टेलीफोनिक्स सैटेलाइट से संबंधित है, या फिर बिल्ली का क्लोन है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो हम लोग सी सी जो बोल रहे हैं ना, वह इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों कोई नहीं होगा? तो सी सी का मतलब हम लोग जानेंगे तब ना, क्यों नहीं बोलेंगे। चलिए, तो सी सी इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, याद कर लीजिएगा इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। तो सी सी जानना पड़ेगा क्या होता है। तो दोस्तों सी सी जो होता है, एक से अधिक व्यक्ति को जब हम लोग ईमेल कॉपी भेजते हैं ना, जब एक से अधिक व्यक्ति को हम लोग ईमेल करते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोला जाता है हिंदी में, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ईमेल जब एक से अधिक व्यक्ति को हम लोग एक साथ करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? सी सी बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। क्या बोला जा रहा है? कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है समांतर वलय। समांतर वलय का मतलब क्या होता है? इस टाइप से, ठीक ना, हम लोग देखें पहाड़ जो है इस टाइप से, यहाँ इसके नीचे इसके नीचे इस टाइप से ना। तो प्राचीनतम जो है वह कौन है? बृहद हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, या फिर शिवालिक श्रेणी, या धौलाधार श्रेणी जो है उसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वह कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी। कौन हो जाएगा? बृहद हिमालय श्रेणी। और बृहद जो है वह 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? निर्माण या फिर वलय की तीव्रता जो है उसके आधार पर इसका बंटवारा हुआ है 4 भागों में। पहला को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, पहला को क्या बोला जाता है? ट्रांस, पहला को ट्रांस हिमालय बोला जाता है। दूसरा को महान हिमालय बोलते हैं हम लोग। तीसरा को बोला जाता है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। और चौथा जो है वह शिवालिक। चारों जो हैं इसी के भाग हैं। बृहद हिमालय के कितने भाग? 4 भाग। फिर से बोलिए मेरे साथ, ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद या फिर महान हिमालय, तीसरा लघु या फिर मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय जिसको बोला जाता है दोस्तों। तो हिमालय के 4 भाग, और ये जो सबसे प्राचीनतम है वह बृहद हिमालय श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? हीरा चमकता है ना, आप लोगों को पता होगा क्यों चमकता है। उच्च रिफ्रैक्टिव सूचकांक, उच्च अपवर्तन सूचकांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों?
आप लोग पढ़े होंगे, साइंस का क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक का मतलब जो है अंदर ही परावर्तन होना। जब हीरा जो है, हम लोगों को पता है कि हीरा का पूर्णांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश इसमें बहुत धीरे चाल से चलेगी ना। अब क्या होता है कि हीरा को जब कटाई या फिर तराशना, इसको तराशना मतलब छिल छिल के इसमें डिजाइन जो बनाया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, परावर्तन के लिए, उसको बनाना। तो वह जो है क्या करता है कि जब अंदर प्रकाश एक बार चली जाती है उसके अंदर, हीरे के अंदर, तो जितना सारा भाग कटा हुआ रहता है उसमें सारे में परावर्तन होता है। जब परावर्तन होता है सब जगह, तो उसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। अंदर ही अंदर बहुत सारा परावर्तन, और उसी परावर्तन के कारण हीरा जो है वह क्या होने लगता है, चमकने लगता है, हीरा चमकदार हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो 23 क्या पूछता है कि सोमेश्वरन अभ्यारण्य कहाँ है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। आपको बता दूं कि सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पे है, तो पश्चिमी घाट देख रहे हैं ना हम लोग, तो पश्चिमी घाट के सह्याद्री जो श्रृंखला है, कर्नाटक जान रहे हैं, तो कर्नाटक का उडुपी जिला में, कर्नाटक का यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों को, उडुपी, कर्नाटक का कौन सा जिला में है, उडुपी जिला में है। और इस अभ्यारण्य को कब ये घोषित किया गया था, वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो 1974 में, 1974 में घोषित किया गया था। ये याद रखिएगा 1974 में, कि सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 1974 में किया गया था। और इस अभ्यारण्य में दोस्तों क्या क्या है, इस अभ्यारण्य में सदाबहार, अर्ध सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, नम पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, बाघ है, तेंदुआ है, जंगली सुअर है, हिरन है, सियार है, लंगूर है, इत्यादि प्रकार के जीव जंतु बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। तो सवाल था कि सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक में है। इसको कब मान्यता मिला था, वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था, तो 1974 में, 1974 में। यह किस जिले में है, कर्नाटक के उडुपी जिले में है, और पश्चिमी घाट की जो सह्याद्री श्रृंखला है उसमें है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था। रत्नाकर नाम से किसे जाना जाता था, अरब सागर को, हिंद महासागर को, बंगाल की खाड़ी को या फिर प्रशांत महासागर को, किसे बोला जाता था। तो दोस्तों रत्नाकर के नाम से किसे जाना जाता था, तो रत्नाकर के नाम से जाना जाता है हिंद महासागर को। हिंद महासागर को हम लोग क्या बोलते हैं, रत्नाकर बोलते हैं। और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हिंद महासागर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा क्या, तो रत्नाकर। इसका मतलब उसमें किसका जिक्र है, हिंद महासागर जो है उसी का नाम था रत्नाकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो ये जो है ना दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है जमुनापारी, बारबरी, काली बंगाली या बित्तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुनापारी। आप लोगों को पता भी होगा कि जमुनापारी जो है वह सर्वाधिक दूध देती है, ठीक ना। और मांस की दृष्टिकोण से या फिर दूध की दृष्टिकोण से अगर माने तो यह श्रेष्ठ है, जमुनापारी कौन है, श्रेष्ठ है। इसकी नस्ल ऐसी होती है दोस्तों कि एक दिन में यह कितना दूध देती है, तो 2.5 kg से लेकर 3 kg तक, 2.5 किलो से 3 किलो तक दूध देती है। मतलब एक बकरी रखिए पूरी फैमिली को, उसी से हो जाएगा। चलिए जमुनापारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26। उपज की मात्रा की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस फसल का कम होता है, चावल, कॉफी, रबर या फिर गेहूं। उपज की मात्रा की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस फसल का कम होता है, चावल, कॉफी, रबर या फिर गेहूं। तो दोस्तों उपज की मात्रा की तुलना अगर हम लोग करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है चावल का सबसे कम होता है। किसका होता है, चावल हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, चावल ना। हाँ, चावल का जो फसल है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है, चावल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि विश्व एड्स दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष।
प्रतिवर्ष जो है 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि एड्स जो है वह किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों एड्स जो है वह वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। किससे होने वाला है, वायरस से होने वाला रोग है, मतलब विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो है एड्स वह किस विषाणु के द्वारा होता है। तो दोस्तों एड्स जो है वह HIV, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इम्यून इफिशियंसी वायरस, HIV वायरस के द्वारा होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछेगा कि जब HIV वायरस हो जाता है हमारे शरीर में तो किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमारी जो मेरुरज्जु होती है, मतलब हड्डी के अंदर वाला जो भाग होता है उसको प्रभावित करता है HIV, इम्यून इफिशियंसी वायरस। चलिए, तो इसी को क्या करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए कि जो संक्रमण है एक प्रकार का, कैसा यह बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, जो किसके द्वारा होता है, तो संपर्क में आने से, ब्लड के संपर्क में आने से होता है, ठीक ना। यह किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, ब्लड के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसकी जानकारी सबको हो, इसकी जागरूकता बढ़े, इसी के लिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, पीछे भी क्वेश्चन था कि जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने ही सबसे पहले सहायक संधि किया था। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। और हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने ही किया था अंग्रेजी प्रशासन के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा की कौन सी योजना UNO द्वारा अपनाई गई। कौन सी योजना UNO द्वारा अपनाई गई, सर्व शिक्षा अभियान, जन शिक्षा अभियान, जन शिक्षा योजना या फिर किशोरी शक्ति योजना। तो UNO द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कौन सा अपनाया गया, कौन सा योजना को अपनाया गया, तो जन शिक्षा योजना को अपनाया गया दोस्तों। किसको, जन शिक्षा योजना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी, निर्वात है, जल है, कांच है या फिर वायु है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कांच होगा, लेकिन कांच अगर नहीं रहता तब कैसे हम लोग मारेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक ना, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक ज़्यादा होने से जो प्रकाश की गति है वह कम हो जाती है। अपवर्तनांक बढ़ने से क्या होता है, प्रकाश की गति कम हो जाती है। अपवर्तनांक को बढ़ाएंगे यानी प्रकाश को जाने में उसमें क्या होगा, अधिक विचलन होगा, अधिक जो है वह अधिक बल लगाना पड़ेगा उसमें, अधिक ज़्यादा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश की गति यहाँ पे किसमें न्यूनतम होगी, कांच में होगी। क्यों होगी, क्योंकि कांच में जो है वह क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक कांच का ये तीनों के अपेक्षा ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से क्या होगा, तो इसमें प्रकाश जो है धीमी गति से चलेगी। यहाँ पे सवाल ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में होती है, ठीक ना, निर्वात में सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक निर्वात में होती है तब कितनी होती है, पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है। चलिए, तो ये थे 30 धाकड़ सवाल के धाकड़ जवाब, आप धाकड़ अंदाज में देख रहे थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जाके आपको यूट्यूब में सर्च करना है सक्सेस एरिया, वहाँ पे मेरे ये जो चैनल है इस टाइप का लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन, तो उसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लेकर आऊँ तब क्या हो, आप लोगों को पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।